Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics. Chapter 3rd. Name of the chapter is money and credit and it's a part 1 of this chapter. Student, it's chapter 3rd, money and credit, and first our heading is money as a medium of exchange. The use of money spans a very large part of our daily life. और द यूज़ ऑफ मनी कहते हैं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पैसा यूज़ करते हैं. स्पेंड्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. हमारे पूरे रोज़ की ज़िंदगी में जो है हमारा एक ये पैसा जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट. लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे. और स्टूडेंट, लुक अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम जो जिसके अंदर जो है पैसा इन्वॉल्व है इन एनी सिंगल डे. एक दिन के अंदर अगर देखा जाए तो पैसा जो है हम किस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत सारी सेवरल ट्रांजैक्शन है जहाँ पे जो है मनी इन्वॉल्व है. मनी के बिना जो है नहीं होता वो काम. कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं उन चीज़ों की कि हम पैसे से जो क्या क्या चीज़ खरीदते हैं. इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. बहुत सारी ट्रांजेक्शन में हम स्टूडेंट क्या देखते हैं, गुड्स आर, चीज़ें जो हैं, गुड्स आर बीइंग ब्रॉट, खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं विद द यूज़ ऑफ मनी. पैसा हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ खरीदनी है और कोई भी चीज़ बेचनी है तो. इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. और कहीं कहीं क्या होता है स्टूडेंट, इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज. कोई जॉब करता है, कोई सर्विस करता है तो उससे क्या होता है, एक्सचेंज विद द मनी, तो उसके बदले में जो है पैसा देना पड़ता है. अगर कोई काम करता है, लेबर करता है, मजदूरी करता है, कोई ऑफिस में काम करता है तो क्या होता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. और कभी कभी क्या होता है, फॉर सम, कभी कभी ऐसा होता है, देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी. कभी कभी ऐसे होता है कि एक्चुअल पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, पर ये कह दिया जाता है कि हम बाद में दे देंगे पैसा. हैव यू एवर वॉन्डर वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? क्या आपको कभी हैरानी नहीं होती कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये एक पैसे के साथ ही क्यों होती हैं? द रीज़न इज़ सिंपल. कारण तो बिल्कुल सीधा साधा है. ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट. कहते हैं ए पर्सन होल्डिंग मनी, अगर एक पैसा है, उसके पास पैसा है तो वो कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कोई भी सर्विस किसी से काम करवा सकता है, दैट ही और शी माइट वांट. जो भी है वो चाहे लेडी है या जेंट्स है, तो वो जो है जो भी काम चाहते हैं या कोई चीज़ खरीद सकते हैं या किसी से काम करवा सकते हैं. दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी. हर व्यक्ति जो यही चाहता है, दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी. हर इंसान जो यही चाहता है कि अगर हमने कोई काम किया है तो हमें जो है पैसा जो है, पेमेंट जो है वो पैसे में ही मिले. एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स एंड दे वांट. और फिर उस पैसे से जो है कोई भी चीज़ वो खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं. टेक द केस ऑफ ए शूज़ मैन्युफैक्चरर. देखिए, टेक द केस ऑफ ए शूज़ मैन्युफैक्चरर. एक हम केस ले लेते हैं कि कोई जूते बनाने वाला है. ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाई वीट. और वो क्या करता है, अपने जूते जो है मार्केट में सेल करता है और फिर उसके बाद में गेहूँ खरीद लेता है. द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी. कहते हैं शू मैन्युफैक्चरर, जो जूते बनाने वाला है, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये शू को एक्सचेंज करेगा, जूते बेचेगा, दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी. जो उसने जूते बनाए हैं पहले वो जूतों को जो है बेचेगा, एक्सचेंज करेगा, पैसे लेगा उससे, जूते बेचेगा, पैसे लेगा और फिर देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट. फिर उस मनी को एक्सचेंज करेगा गेहूं के लिए. इमेजिन हाउ मच मोर. तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा, जो जूते बनाने वाला है पहले तो वो जूते एक्सचेंज करेगा, पैसे लेगा और जूते देगा. और फिर उसके बाद क्या, फिर वो एक्सचेंज करेगा कैसे मनी को, कि मनी को देगा फिर और उसके बाद जो है गेहूँ खरीदेगा. Difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. So imagine how much more difficult. तो स्टूडेंट ये इमेजिन करो कि ये कितना मुश्किल होगा. इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर, अगर जूते बेचने वाला जो है डायरेक्टली क्या करता है, वो एक्सचेंज कर लेता है शूज़ फॉर वीट. पैसे नहीं लेता, मतलब जूते जो है दूसरों को दे देता है और दूसरे से जो है गेहूँ ले लेता है.
तो इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी द शू मैन्युफैक्चरर। शू मैन्युफैक्चरर के लिए, जूते बनाने वाले के लिए कितना मुश्किल होगा अगर डायरेक्टली जो है शूज़ को एक्सचेंज कर लेता है गेहूं के बदले में, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। पैसा यूज़ नहीं करता, वो जूते दे देता है और गेहूं खरीद लेता है। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर। तो उसके लिए पहले तो वो गेहूं जो ग्रोइंग फार्मर है, किसान को ढूंढेगा। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर, वो पहले उसको ढूंढेगा, उस किसान को ढूंढेगा जो गेहूं उगाता है। हु नॉट ओनली वांट टू सेल वीट बट आल्सो वांट टू बाय द शूज़ इन एक्सचेंज। और ऐसे किसान को ढूंढेगा जो सिर्फ गेहूं ही नहीं बेचना चाहता, बल्कि जूते भी खरीदना चाहता है। ऐसे इंसान को, उसको जो ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा उसको। So that is both parties have to agree, sell and buy each other commodity. This is known as double coincidence of one. कहते हैं अगर ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टी ये सोचती हैं कि एक जो है जूता बेच रहा है और दूसरा जो है गेहूं बेच रहा है, और दोनों एक दूसरे को बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो स्टूडेंट यू कैन सी, ये देखिए, ये जूते बनाने वाला है और ये जो है गेहूं की बोरी इसके पास है, तो ये इसको जूते दे देगा और ये इससे, ये जो है इसको गेहूं दे देगा। ये अपने जूते इधर दे देगा और ये अपने गेहूं इधर दे देगा, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। वट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वट द अदर विशेस टू बाई। कहते हैं वट ए पर्सन इज डिजायर टू सेल, कि एक आदमी की क्या इच्छा है बेचने के लिए एग्जैक्टली, और दूसरा भी वही चाहता है कि वो उससे वो खरीद ले, विशेस टू बाय। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये क्या होता है? एक दूसरे से जो है चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं लेकिन पैसा यूज़ नहीं करते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ एन एसेंशियल फीचर, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ये इसका ये जो एक ज़रूरी फीचर है। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate steps eliminates the needs for double coincidence of one. कहते हैं इन कंट्रास्ट और जो है हम कंपैरेटिवली क्या देखते हैं स्टूडेंट? इन एन इकोनॉमी, हमारे आर्थिक व्यवस्था में क्या देखते हैं कि पैसा यूज़ किया जाता है मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स। और मनी जो है क्या एक इंटरमीडिएट स्टेप्स है चीज़ों को खरीदने के लिए, और एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कॉन्स, और ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ये ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे पास पैसा है, हम कहीं भी जाके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। हमें जो है ज़रूरत नहीं है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, कि दोनों एक दूसरे को चीज़ें बेचें, कि एक जो है गेहूँ बेच रहा है और दूसरा उसको जूते बेच रहा है, ये इससे पैसे नहीं ले रहा, इससे पैसे नहीं ले रहा। तो अगर हमारे पास पैसा है तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है तो ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर। कहते हैं ये जो जूता बनाने वाला है उसको भी फार्मर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, ये ज़रूरत नहीं है शू मैन्युफैक्चरर के लिए टू लुक फॉर ए फार्मर, कि वो पहले किसान को ढूंढने जाए किसके पास गेहूँ है। हु विल बाय हिज शूज़, और वो उससे भी ये भी पूछेगा तुम जूता खरीदना चाहोगे, एट द सेम टाइम सेल हिम, कि उसको सेम टाइम उसको बेचना हो सकता है उसकी इच्छा ना ही हो जूते खरीदने की, ज़बरदस्ती थोड़ी को किसी को खरीद सकता है और बेच सकता है। ऑल हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज शूज़। और कहते हैं उसको भी गेहूँ बेचने वाले को भी ढूंढना पड़ेगा, कि जूते बेचने वाले से ढूंढो कहाँ है जूते बेचने वाला, फिर उसे पूछना पड़ेगा तुम्हें गेहूँ चाहिए। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, कहते हैं वन ही एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, अगर वो अपने जूते एक्सचेंज कर लेता है, बेच देता है पैसों के लिए, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। कहते हैं एक बार जूते बेच दिए, पैसा वसूल कर लिया, और उसके बाद वो चाहे गेहूँ खरीद ले या कोई और कमोडिटी खरीद ले मार्केट में जाके। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोग्रेस, इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कहते हैं सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, और पैसा जो है एक जो है मीडियम चीज़ है और इंटरमीडिएट चीज़ है, बीच वाली चीज़ है इन द एक्सचेंज प्रोसेस में, और इसको बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो हमारे मनी है, पैसा है, इसकी क्या फॉर्म्स हैं, मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं आज के टाइम में। वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन।
हमने देखा कि पैसा क्या है, ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विस होती है, तो उसमें जो हम पैसा यूज़ करते हैं हम। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। और कहते हैं जब पैसा नहीं था तब क्या होता था स्टूडेंट, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन, जब ये अभी सिक्के भी बनने शुरू नहीं हुए थे, तो उस समय क्या था, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पैसे के तौर पे जो है उसको यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस, अगर आप देखें तो हम बहुत पहले युगों में क्या था स्टूडेंट, इंडियन यूज ग्रेन्स एंड केटल्स एज मनी। और जो भारतीय लोग थे वो गेहूँ अनाज को, और जो उनके एनिमल्स होते थे, केटल्स होते थे, उनको ऐसे पैसों की तरह यूज़ किया जाता था। अनाज को और केटल्स को जो है पैसों की तरह यूज़ किया जाता था। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन। ये तो बहुत पहले की बात है स्टूडेंट, जब सिक्के नहीं बने थे, कॉइन्स नहीं बने थे, उससे पहले की बात है कि भारतीय लोग जो है ग्रेन और केटल्स को मनी समझते थे और ऐसे यूज़ करते थे वो उनको। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन। फिर बाद में धीरे धीरे जो है मेटल के कॉइन्स बनने लगे। और ये जो कॉइन्स होते थे गोल्ड के होते थे, सिल्वर होते थे, कॉपर होते थे। ए फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। और लास्ट सेंचुरी तक ये जो है फेज चलता रहा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के जो है कॉइन चलते थे। अब ये क्या करेंसी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। और आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न पैसा क्या है, करेंसी है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है आज के टाइम में, पैसा की फॉर्म क्या है, करेंसी है। पेपर नोट्स चलते हैं, कागज़ के नोट होते हैं, और कॉइन्स होते हैं, सिक्के हम यूज़ करते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड। और कहते पहले की तरह नहीं, जैसे पहले की तरह जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है जो मॉडर्न करेंसी है, इसमें जो नोट्स हैं या कॉइन है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत प्रीशियस मेटल, बहुत कीमती मेटल लगाया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर हो। एंड अनलाइक ग्रेन एंड केटल, और जिस तरह के ग्रेन और केटल हैं कि गेहूँ या अनाज होता है, या जो है केटल्स होते हैं, उनको जो है इस तरह से यूज़ किया जाता है कि ये पैसा है। अब अनाज और केटल्स को जो है पैसा नहीं माना जाता है। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़, और इसको हर रोज़ में यूज़ भी नहीं किया जाता था। मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। और जो मॉडर्न करेंसी है वो तो विदाउट एनी यूज़, उसका कोई ऐसा नहीं है कि ग्रेन है और केटल्स हैं, कहते बिना इसके जो है पैसा यूज़ किया जाता है। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कहते फिर इसको जो है क्यों एक्सेप्ट किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कहते ये जो मॉडर्न हमारी करेंसी है, इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो हमारे देश की जो है गवर्नमेंट है, इसने ऑथोराइज किया है इसको, और इसी वजह से ये जो मनी है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो है करेंसी इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से जो है करेंसी जो है इशू की जाती है। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल, कहते जैसे कि हमारा भारत का कानून है कि कोई और व्यक्ति जो है और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। कहते हमारे भारत के जो कानून है, इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी इशू नहीं कर सकती है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। और मोर ओवर द लॉ लीगलाइज, कहते कानून ने ये भी लीगल किया हुआ है कि यूज़ ऑफ ए रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, कि एक जो रुपये जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ रुपीज़ जो हम रुपीज़ नोट यूज़ करते हैं, वो भी एक मीडियम ऑफ पेमेंट है। इसको कोई भी जो है मना नहीं कर सकता लेने के लिए। सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया, भारत में कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी सर्विस है, कमोडिटीज़ है, तो हम जो है पैसा जो है यूज़ करते हैं उसके लिए। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़, और कोई भी जो है इसको मना नहीं कर सकता कि मेड इन कोई भी पेमेंट जो है पैसों में की जाती है, तो इसको लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो रुपी जो है उसको स्वीकार किया गया है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। डिपॉजिट विद बैंक, नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक्स में जो हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं स्टूडेंट, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक्स।
द अदर फॉर्म कहते दूसरी फॉर्म क्या है स्टूडेंट? पीपल लोग जो हैं अपना द इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिटेड विद बैंक। कहते इन विच पीपल होल्ड मनी, जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, बैंकों में जमा करते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। कहते एक टाइम होता है कि लोगों को अपने डे टू डे ज़िंदगी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट, वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वर्कर्स जो हैं महीना भर काम करते हैं और अब महीने के आखिर में उनको सैलरी मिलती है। हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, और फिर अगला महीना शुरू हो जाता है और उनके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है। कहते हैं मनी के जो महीना ख़त्म होता है उसके एंड में जो है उनको फिर सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है तो उनके फिर नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? और जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो फिर वो उसके साथ क्या करते हैं? दे डिपॉजिटेड विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। वो क्या करते हैं? बैंक में जमा करा देते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें जो अपने नाम पे जमा करा देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट ऑफ एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और बैंक क्या करता है? उनका पैसा जमा कर लेता है और फिर जो उनका पैसा जमा होता है उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक। और तो इससे क्या होता है? लोगों का पैसा बैंक में सेफ रहता है एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। एक तो कहते हैं पैसा जो है बैंक में सेफ रहता है और पैसों के ऊपर जो है इंटरेस्ट भी लग जाता है, सूद भी मिलता है उन्हें। पीपल आल्सो हैव प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और लोगों के पास तो ये भी प्रोविज़न है कि लोग जो जब चाहें वो विदड्रॉ कर सकते हैं, जब भी उनको व्हेन दे रिक्वायर, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो बैंक जाते हैं, अपना पैसा निकलवा भी सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड। और कहते हैं सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक, जो बैंक के अंदर जो है पैसा जो जमा होता है और उसको जो है सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक्स कैन बी विड्रॉ, उसको विड्रॉ किया जा सकता है डिमांड से। वो जाके वहाँ डिमांड करते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, तो उसके बाद जो उनको पैसा दे दिया जाता है। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जब वो अपनी डिमांड से पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, जिस पैसे को डिपॉजिट किया है उस पैसे को जो है डिमांड कर सकते हैं कि हमें विड्रॉ करना है, तो इस ऐसे जो उनको ना पैसा होता है तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। और जो डिमांड डिपॉजिट होता है इससे कुछ और भी जो है हमें इंटरेस्टिंग फैसिलिटी मिलती है, फ़ायदे मिलते हैं। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंडेड द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी। कहते हैं इससे जो इसकी स्पेशल जो है विशेषता क्या है स्टूडेंट? दैट ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हर्ड ऑफ द पेमेंट बीइंग मेड बाय द चेक इंस्टेड ऑफ कैश। आपने ये सुना होगा कि पेमेंट जो है वो चेक से भी होती है। फॉर पेमेंट थ्रू द चेक the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount। और कहते हैं फॉर पेमेंट थ्रू चेक्स, और जब चेक से हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट, वो पेयर जिसका अकाउंट है बैंक में वो क्या करता है? चेक बनाता है और स्पेसिफिक अमाउंट का जो है चेक बनाता है। ये चेक इज़ ए पेपर। और चेक क्या होता है स्टूडेंट? चेक इज़ ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। एक चेक होता है जो पेपर, ये चेक जो होता है एक पेपर होता है और बैंक को क्या क्या जो है इंस्ट्रक्टिंग देता है? बैंक को जो है ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये हिदायत देता है कि स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट उसमें लिखा गया हुआ है उस पर्सन के अकाउंट से जो है दूसरे पर्सन को दे दिया जाना चाहिए। हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पे चेक है इशू किया है उसको पैसा जो है मिल जाना चाहिए। तो डिमांड डिपॉजिट से ये भी एक फ़ायदा होता है कि जिसका डिपॉजिट है उसका वो जो है दूसरे को चेक इशू कर सकता है। और चेक क्या होता है? एक काइंड ऑफ पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें जो है बैंक को जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसने जितना चेक के अंदर अमाउंट लिखा है और जिसके नाम पे लिखा है, जितना अमाउंट लिखा है उसको जो है उतना पैसा उसके बैंक से निकाल के उसके बैंक में दूसरे के बैंक में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। स्टूडेंट हियर यू कैन सी इमेज ऑफ चेक। ये चेक बना हुआ है, ये वो पर्सन है जिसके बैंक में पैसा है और ये वो पर्सन है जिसको उसने पैसा देना है। और ये है कि कितना अमाउंट इसने जो है इसको देना है, ये अमाउंट लिखा है। ये दोनों जो अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो ये है एक चेक है जिसको हम कहते हैं कि इट्स ए काइंड ऑफ पेपर, और एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को जो है पैसा देता है।
Check payments. A shoe manufacturer M. Salim has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount. कहते एक शू मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने वाला है, जिसका नाम है एम सलीम. हैज़ टू मेक ए पेमेंट, उसको पेमेंट करनी है लेदर सप्लायर को. एक जूते बनाने वाला है, एम सलीम उसका नाम है, और उसको पैसा देना है जिससे उसने लेदर मिला है, उसको चमड़ा मिला है, उसको पेमेंट करनी है. एंड राइट से चेक्स फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, और वो उसको चेक दे देता है, और चेक के ऊपर जो है स्पेसिफिक अमाउंट लिख देता है, उसको जितना पैसा देना है उसका नाम लिख देता है, उसकी डेट लिख देता है, उस दिन की डेट लिख देता है, ताकि वो जो है बैंक से अपना पैसा बैंक से उसका पैसा जो विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ले सकता है, कैश भी ले सकता है. दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट हिज बैंक. इसका मतलब ये है कि जो जूता बनाने वाला है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये पैसा टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर, कि जूता बनाने वाला बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि ये पैसा जो है लेदर सप्लायर को जो है पे कर दिया जाए. द लेदर सप्लायर टेक दिस चेक, और लेदर सप्लायर जो है वो जो है जूते बनाने वाले से चेक ले लेता है एंड डिपॉजिटेड इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक, और फिर अपने बैंक में जाके जो है उस अकाउंट को जो है उस चेक को जो है जमा करा देता है. द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक, और इस तरह से पैसा क्या है ट्रांसफ़र हो जाता है, एक के अकाउंट से जो है दूसरे के अकाउंट में जमा हो जाता है इन ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में ही जो है हो जाता है, 2-3 दिन में जमा हो जाता है. द ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश, और ये ट्रांजैक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है बिना पैसे को यूज़ किए. एक ने चेक दिया, दूसरे ने चेक ले लिया, और एक का पैसा दूसरे के अकाउंट में आ गया थ्रू चेक. Thus we see that the demand deposit share the essential feature of money. तो हमने ये देखा डिमांड डिपॉजिट जो है इसके कुछ असेंशियल फीचर हैं पैसे के. द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश. तो ये हमें पता चला कि चेक की क्या फैसिलिटी, चेक की ये फैसिलिटी है कि एक पर्सन दूसरे को पैसा दे सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ कैश. सिंस द डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, और इसलिए डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक जो है इसको स्वीकार करता है एज ए पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट. अलॉन्ग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी, और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी. और जो बैंक जो है सिंस द डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द करेंसी, और कहते हैं करेंसी के तौर पे जो है पैसा जो है यूज़ किया जाता है. दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी, और पैसा को जो है यूज़ किया जाता है एज ए मॉडर्न इकॉनमी में. यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर. आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि बैंक जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट. कहते ये लेकिन बैंक जो है देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, कि उनके लिए कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, वो कोई डिमांड नहीं करते डिपॉजिट के लिए. एंड नो पेमेंट बाय चेक, और वो कोई भी पेमेंट जो है चेक से भी नहीं लेते हैं इस डिपॉजिट के लिए. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है करेंसी. करेंसी और डिपॉजिट ये क्या है स्टूडेंट, क्लोजली लिंक्ड विद द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. जो हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है इसमें करेंसी और डिपॉजिट जो है दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं. So student, I have taught you part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.